पासवर्ड मंगाया जाए। अच्छा लाइव आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया की बदकिस्मती कि अभी हम कोरोना वबा से संभल भी नहीं पाए थे। उसके नए से नए वर्जन आ रहे थे और फिर हाल ही में हम सब ने तकरीबन बूस्टर भी लगवाई। कोरोना की तबाह हालियों से अभी दुनिया संभल नहीं पाई थी। इससे अगर पीछे जाएं 5-4 साल बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, दुनिया उससे नहीं थी संभल पाई तो कोरोना आ गया। कोरोना के अभी 2 साल मुकम्मल हुए हैं। अभी दुनिया का कारोबार और मामलात और इंसानियत ने कुछ सांस लिया ही था कि यूक्रेन रूस तनाज़ा शुरू हो गया। ये एक ऐसा तनाज़ा है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस तनाज़े को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मुहर्रकात जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाली जिंदगी में पूरी दुनिया पे बिलखसूस और यूरोप और रूस यानी शुमाली और मगरबी यूरोप और इंग्लैंड में रहने बसने वाले लोगों पर इसके क्या असरात होंगे। मेरे साथ आज मेरे मौजूद मेहमान मिर्जा रोहेल बेग साहब जर्मन से मौजूद हैं, कानूनदान हैं, तारीख पे भी गहरी नजर रखते हैं और हालात हाजरा पे भी लिखते रहते हैं। इनके व्लॉग भी यूक्रेन वार पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। जब भी हम किसी भी मामले को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो मामला जिसके साथ पेश आया उसकी नफ्सियात क्या हैं और उसकी सोचें क्या हैं, वो अलगर्ज के उसकी शख्सियात ही कैसी शख्सियत है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, ये प्यूटन जो रूस के सदर हैं, इनके एक काफी अरसे से सदर भी हैं और उसके जीबी के भी सरबराह रहे। इस इनकी जिंदगी पे जरा नजर डालिएगा, फिर हम इससे आगे चलेंगे कि ये वाकया जो रूनुमा हुआ है रूस और यूक्रेन के दरमियान, इसको देखेंगे। जी जरा पुतिन के बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया चोई साहब, मैं मशकूर हूँ आपके। इस हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो रूस है उसकी अगर हम थोड़ी सी ये पुतिन के मामले से पहले मैं थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री अगर आप मुनासिब समझे तो बयान करना जी चाहूँगा। जी। जो रूसी सल्तनत है वो 19वीं सदी तक जो है दुनिया के कुर्रे अर्ज के छठे हिस्से पर मुश्तमिल थी। तो जो रूसी कौम है वो समझते हैं कि हम दुनिया से सुपीरियर हैं, हम जो है दुनिया से हमें अलहदा नजर आना चाहिए। तो इस तरह की वो प्राउडनेस जो है वो रशियन लोगों में हमेशा से पाई जाती है। एक्चुअली जहाँ तक आपने बात की है कि सदर पुतिन की, सदर पुतिन के हवाले से हमने देखा है कि 1953 में जो उनके आमिर थे स्टालिन, उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो सबसे लंबे अरसे तक जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद जो है सदर पुतिन जो है ये 2000 से अभी तक प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। इस हवाले से इनका जो ये वजीर आजम भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं। इनको जब ये तरमीम करके इन्होंने आईनी इस्लाहात की तो उसके बाद ये अब 2036 तक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रह सकते हैं, जो इन्होंने आईनी तरमीम की है। तो इस हवाले से हम अगर इनका थोड़ा सा वो बेसिकली जानने की कोशिश करें तो ये जर्मनी में भी रहे हैं। जर्मनी के शहर ड्रेस्टन में ये उनके जासूस हुआ करते थे। इनकी जो जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उस हवाले से ये जर्मनी में भी रहे हैं। तो बेसिकली ये उसके बाद जो है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के ये चीफ भी रहे। और इस उन्होंने फिर अपनी सियासत का आगाज जो है वो 90s में किया और 1997 में ये फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ बने थे। इसके हवाले से अब जब ये चीफ बने तो जब ये प्रेसिडेंट बने इन्होंने बड़ी सारी चेंजिंग की। एक्चुअली इनकी पर्सनैलिटी में वो चीज नजर आती है कि जो सोवियत यूनियन का जो एक वो दुख है, टूटने का दुख, वो हर रशियन में नजर आता है और यही चीज जो है वो सदर पुतिन की पर्सनैलिटी में भी नजर आती है। अभी जिस तरह की सिचुएशन बन रही है मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह जर्मनी ने कहा है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं शोल्स, उन्होंने कहा है कि जो पुतिन है वो रूसी सल्तनत कायम करना चाहते हैं। रूसी सल्तनत मतलब वही मुराद हुई सोवियत यूनियन को दोबारा से कायम करना चाहते हैं। तो वो एक उनके अंदर एक दुख है कि ये हमारी जो सल्तनत है ये
इसका शिराजा बिखर गया, ये टूट गई। तो इस हवाले से इन्होंने सदर बनते ही जो सोवियत यूनियन की एक मखसूस फौजी परेड थी, उसको दोबारा से बहाल किया। फिर वो दोबारा से बहाल हुई। इसके अलावा अभी आप देखें कि जो इन्होंने अपनी वैक्सीन का नाम जो रखा है स्पुतनिक, ये जो बेसिकली इनकी एक सैटेलाइट थी पुराने वक्तों में, उसके नाम पे इन्होंने वो जो है ना अपनी वो इसका नाम रखा है। तो अपने ये माजी पे इतना प्राउड फील करते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो आम सोवियत यूनियन वाला दौर है, उसको दोबारा से वापस लेके आए। तो अभी रिसेंटली जो मामला चल रहे हैं, सदर प्यूटन ने यह भी कहा था कि सोवियत यूनियन का टूटना दरअसल 20वीं सदी की सबसे बड़ी जगराफियाई तबाही है। आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, ये जो मामलात हैं और फिर जो यूरोप ने इस तरह का जो प्ले रोल किया है सोवियत यूनियन टूटने के बाद। इसके अलावा मगरबी ममालिक से मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि उनकी मगरबी ममालिक से सर्दमोरी की वजह क्या है। मगरबी ममालिक से सर्दमोहरी की वजह उनकी शुरू होती है शाम में बशारुल असद का जब वो मामला हुआ था, तो उन्होंने उनको वो सपोर्ट किया था। यहाँ से दरअसल जो मगरब था वो रशिया से नाराज हुआ, प्यूटन से नाराज हुआ कि ये हमारे मामलात में, ये हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रशियन मीडिया पे सदर प्यूटन का जो जिस किस्म का जो तासुर है, जो उसकी पर्सनैलिटी उनकी पोर्ट्रेट की जाती है, वो एक बड़े सख्त गीर जो है हुक्मरान की जो है पोर्ट्रेट की जाती है। इसके अलावा उनको जब नरम दिल हुक्मरान दिखाना होता है, तो कभी उनको कुत्तों के साथ दिखा रहे होते हैं खेलते हुए, या कभी उनको स्विमिंग करते हुए, या कभी घुड़सवारी करते हुए। इस तरह का उनका अपने मुल्क के मीडिया पर बहुत बड़ी हद तक कंट्रोल है। हम देखते हैं कि फिर इसके अलावा उनकी जो मुल्की सतह पर इंतशार में भी हमने देखा गुज़श्ता सालों में इजाफा हुआ। उसकी वजह जो रशियन एक अपोजिशन लीडर थे, जो जर्मनी में भी यहाँ पे उनको एक जो दिमाग सुन करने वाली उनको दवाई देने की कोशिश की गई थी, तो उसका डायरेक्ट इल्जाम रशिया पे लगा था। और उसके बाद जो है रशिया भर में हजारों की तादाद में नौजवानों में मुजाहरे किए। तो अपोजिशन है, अपोज करते हैं प्यूटन को रशिया में लोग, मगर उनकी ग्रिप अभी तक बड़ी मजबूत है। मगर इसके हवाले से हम उनकी ग्रिप इस हवाले से भी मजबूत है कि उनके ऊपर वो एक हुबुल वतनी का एक छाप लगी हुई है। लोग समझते हैं कि प्यूटन ने वाकईतन तेल और गैस के हवाले से रूस को बहुत फायदा पहुंचाया है, उसकी आमदनी के हवाले से रशिया ने बड़ी तरक्की की है। तो लोग समझते हैं कि ये बंदा एक मुहिब वतन आदमी है, वो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी सोच रखता है। तो जी इस तरह का इमेज है। जी ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से साबका सोवियत यूनियन और मौजूदा रशिया का जो सूरत हाल थी वो भी बताई। इससे ये आपने ये फायदे की बात की जो हम 90s से पहले को जनरल नॉलेज रखते हैं उन लोगों को तो ये पता था, लेकिन जो मौजूदा पौध है उसको ये आपने एक रिपीट कर दी। ये बहुत अच्छा काम। ये जो मौजूदा तनाज़ा है रूस और यूक्रेन का, इसमें हम आप क्या देखते हैं कि ये यूक्रेन बुनियादी तौर पे एक बफर जोन का काम दे रहा था कि इसने सेपरेट किया हुआ था, रशियन बॉर्डर को महफूज किया हुआ था अमेरिकी असर से या नेटो के असर से या अमेरिकी मिसाइलों से। तो ये जब इन्होंने तोसी करने की कोशिश की नेटो की, तो ये तनाज़ा सामने आया। इसमें जैसा कि आपने पुतिन की बताई शख्सियत, ऐसे ही हम देखते हैं कि जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बसीरत का और लीडरशिप का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़ोर बाज़ू की बजाय तसल्लियों, दिलासों और सब्ज़ बागों पे बेस करके तो ये जंग छेड़ दी। आप यूक्रेन को किस तरह देखते हैं कि आया यूक्रेन का बराह रास्त तो कोई तनाज़ा इस सिलसिले में नहीं था, तो वो आया यूक्रेन ने ये अच्छा स्टेप लिया है इस जंग में इन्वॉल्व होने का, या गो के उन पे मुसल्लत की गई लेकिन उन्होंने हालात पैदा किए हैं। यूक्रेन का आप किरदार कैसे देखते हैं? जो बड़ा अच्छा सवाल है। ये मेरे ख्याल से इस चीज को समझने के लिए इस जंग का पस मंजर देखना बहुत जरूरी है कि अभी जो रिसेंटली सिचुएशन बनी है ये किस वजह से बनी है। ये बेसिकली मामला वही है, सोवियत यूनियन जब बिखरा, 14 रियासतें आजाद हुई, तो यूक्रेन भी उसी में एक रियासत था।
यूक्रेन ने अलहदा होने के बाद यूरोप से, मगरबी ममालिक से, अमेरिका से अपने ताल्लुकात को बढ़ावा दिया, उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। अब बेसिकली और इसके बाद ये कोशिश थी इनकी कि हम नेटो ममालिक में शामिल हो जाएँ। तो जो कि रशिया को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि रशिया समझता है कि अगर ये नेटो में शामिल हो गया तो फिर जो असलिक अंबार हैं, जो मिसाइल हैं, वो तो हमारे मुल्क के पास आ जाएँगे सारे। वो समझते हैं कि इससे हमें सीरियस किस्म का थ्रेट है। अगर ये यूरोपीय यूनियन में भी शामिल हो जाते हैं या नेटो ममालिक में शामिल हो जाते हैं, तो ये एक सीरियस किस्म का थ्रेट था। बेसिकली ये मामलात बिगड़े 2014 में ज़्यादा हैं। 2014 में इस तरह के रशिया में जब उनके एक इलाके क्रिमिया पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो वहाँ पे जो एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उनको यूरोपीय यूनियन ने ऑफ़र की कि आप जो है आप यूरोपीय ब्लॉक का हिस्सा बन जाएँ। मगर वो जो उस वक़्त प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, वो उनका झुकाव जो था वो रशिया की तरफ था। उन्होंने इस झुकाव की वजह से यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी इनकार की वजह से वहाँ पे मुज़ाहरे हुए यूक्रेन में और उन प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि रशिया ने और यूक्रेन के दरमियान बाकायदा जंग हुई 2014 में और उसमें तकरीबन 14,000 जो लोग हैं, फौजी हैं, वो मारे गए। तो बेसिकली फिर इसके बाद जर्मनी और फ्रांस आ गया। इन्होंने उनके दरमियान एक सालिसी का किरदार अदा किया और जंग-बंदी हुई। अभी जो रिसेंटली वाक़यात शुरू हुए हैं, वो इस वजह से शुरू हुए हैं कि रूस कहता है कि यूक्रेन ने उस मुआहदे की खिलाफ-वर्ज़ी की है, जंग-बंदी की। मगर यूक्रेन कहता है कि रशिया जो है, वो मुआहदे की खिलाफ-वर्ज़ी कर रहा है। तो ये सारी मामलात थे और इसमें यूक्रेन का जो मामला है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, यूक्रेन बेसिकली यूरोप की एक कठपुतली बनना चाहता है। उसका जिस तरह यूरोप कहते हैं या अमेरिका उसको जिस तरह कहेगा, वो उस तरह के सारे मामलात करना चाहता है, जो कि रशिया को किसी सूरत कबूल नहीं है। रशिया ने डायरेक्ट कहा है कि ये बेसिकली इसको नेटो में शामिल करना रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ है। ये थोड़ा-सा इस हवाले से इनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री है। अभी जो रिसेंट आप बात कर रहे हैं, अ अ, इसमें अभी जिस तरह उसने कहा है, यूक्रेन ने कहा है कि हमारे ऊपर नो फ्लाई ज़ोन बनाया जाए। नो फ्लाई ज़ोन का मतलब ये है कि उनकी हुदूद में कोई भी किसी किस्म का ना नॉर्मल जहाज़ उड़ सकता है, ना जंगी जहाज़ उड़ सकता है, ना किसी किस्म का कोई मिसाइल सिस्टम, किसी तरह का कुछ नहीं हो सकता। मगर इसका हम देखें, इसके जवाब में रशिया ने क्या कहा है। रशिया का कहना है कि अगर किसी मुल्क ने यहाँ पे यूक्रेन में नो फ्लाई ज़ोन कायम करने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि वो मुल्क इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। फिर उसका मुकाबला भी हम एक जंगी मुल्क की हैसियत से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जर्मनी का जो स्टांस है इस हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जर्मनी, क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मनी की चीज़ों को देख रहा हूँ। यूरोप आपको जी, कुछ आप फरमा रहे जी, हैं? ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब नो फ्लाई ज़ोन कायम करना है, वो ऐसे बातों से या किसी कहने से तो कायम नहीं हो जाना। उसके लिए मुकम्मल उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है। उसके लिए जंगी तैयारे और सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं कि अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करे तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। तो सदर पुतिन का जो भी दुनिया जिस भी नज़र से उसको देखे, वो जब इस वक़्त जंग में हैं, उनका ये बयान तो बिल्कुल बनता है कि ये आपने अगर मेरे खिलाफ तैयारी लाएँगे तो फिर तो मैं वो बराह रास्त मुल्क जंग में इन्वॉल्व हुआ। इसके साथ ही जैसे आप फरमाने लगे थे, मैं भी आपसे ये पूछने का ख़्वाह हूँ कि रिपोर्टें आ रही हैं कि तुर्की और जर्मन ये नेटो में ऐसे ममालिक हैं जो बराह रास्त जंग नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि मामलात के ज़रिए, डेमोक्रेसी के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए इसको गुफ्तगू में एंगेज किया जाए और इनसे बातचीत की जाए। और बहुत ज़्यादा इन्हिसार जर्मन का बिलख़ुसूस, वैसे तो मेरे मुल्क इटली का भी इसमें काफ़ी रशियन गैस पे इन्हिसार है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। पहले आप ये फरमाएँ कि ये जर्मन का क्या स्टांस है इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में? ये दिन ब दिन डे बाय डे चेंज भी होता रहेगा क्योंकि जंग की सूरत-ए-हाल है। फिल वक़्त क्या जर्मन सोच रहा है?
जी, मैं अर्ज़ करूँ जैसा साहब कि जर्मनी की ये पॉलिसी रही है हमेशा से कि वो कभी भी किसी भी बहरान ज़दा इलाके में हथियार फ़राहम नहीं करता। जर्मनी ने अपने खौफ़नाक माज़ी से ये सबक सीखा है कि वो अब किसी भी जंग का बराह रास्त वो हिस्सा नहीं बनता। अगर जर्मनी की आप तारीख उठा के देखें, तो जर्मनी ने जब ये दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त खाने के बाद, ये उन्होंने तहैया कर लिया था कि आज के बाद हम कभी जंगों का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जर्मनी की बेसिकली वो शुरू से पॉलिसी रही है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने पहले तो ये इनकार करते रहे। पूरी यूरोपीय यूनियन ने पूरे यूरोपीय मुल्कों ने जब यूक्रेन को हथियार फ़राहम करने शुरू कर दिए, तो मेरे ख़्याल से जर्मनी सबसे आखिरी मुल्क था जो इस चीज़ पे एग्री हुआ था कि ठीक है, हम आपको हथियार फ़राहम करते हैं। तो जर्मनी ने इस हवाले से 1000 तोप शिकन और 500 स्टिंगर मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन को फ़राहम किए। मगर जर्मनी का जो स्टांस है इस हवाले से, जर्मनी समझता है कि रूस जो है वो अपनी सल्तनत कायम करना चाहता है। उसके बेसिकली ज़हन में वही है कि वो जो सोवियत यूनियन वाला सिलसिला है, उसको बहाल किया जाए, जो यहाँ पे सोचते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि 12 अरब डॉलर की लागत से यहाँ पे तामीर होने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो कि गैस पाइपलाइन है, जो कि जर्मनी और रशिया के दरमियान काफ़ी सालों से चल रही है, वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुँच चुकी है। मगर इन हालात में, इन जंगी हालात में जर्मनी ने उसको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को आगे लेके नहीं चलना चाहते, जब तक कि ये जंग का कोई हल नहीं निकल आता। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल आपको पता है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं शोल्ज़, वो बाकायदा रशिया भी तशरीफ़ लेके गए उनको मुलाकात के लिए, तो उसका भी कोई असर या नतीजा नहीं निकल सका। तो ये है जर्मनी का इस हवाले से जो है स्टांस। मिर्ज़ा साहब, एक और हवाले से भी जर्मन दूसरी जंग अज़ीम के बाद से ही बहुत ज़्यादा शायद सुर्खियों में भी रहता है और एक तारीफ़ी पहलू भी उसका निकलता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है, बिलख़ुसूस जंगी हालात पैदा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी जो हैं, उनकी नज़र जर्मन की तरफ ही उठती है। और हमने ये भी देखा है कि जर्मन दाएँ बाजू वाले भी होते ही हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि बतौर रियासत जर्मन ने हमेशा बड़ी ही फ़राख-दिली के साथ जंगी जो होते हैं महाजिरीन उनको कबूल किया है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें कह रहे थे कि ये जो मौजूदा बहरान है यूक्रेन रूस बहरान, इसमें 7 मिलियन 70 लाख अफ़राद के बेघर होने का खदशा है। तो आया आप मकामी तौर पे जर्मन के प्रेस में या कारवाहानों में, बारों में या लोगों को गुफ्तगू करते हुए आप कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा माहौल देखते हैं कि ये आने वाले दिनों में ज़ाहिर है एक रेला वाया पोलैंड आए या जिस तरह भी आए, जर्मन का रुख करेगा। तो आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा भी क्योंकि पिछली दफ़ा जो शामी मुहाजिरीन को जर्मन ने पनाह दी, तो वो बड़ा मैं उसके प्रोग्राम को फ़ॉलो करता रहा। उन्होंने डे बाय डे बताया अब इतने आ गए हैं, अब इतने और अब हम उन्होंने उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा है और तकरीबन 1 साल से भी कम अरसे में 12-13 माह में उन्होंने उन बंदों को काम जॉब्स पे भी खड़ा कर दिया था। जिससे उन बंदों की भी दिलजोई हुई और जर्मन की इक्तिसादियात में भी उन्होंने एक पॉज़िटिव रोल अदा किया। क्योंकि यंग ब्लड की और नए मज़दूरों की तो हर सनती मुल्क को ज़रूरत होती है। आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो रेला आएगा, इसको सँभालने के लिए या इसको अकोमोडेट करने के लिए जर्मन कोई तैयार है? जी, बहुत शुक्रिया। जैसे साहब 2015 में जर्मनी ने तकरीबन 10 लाख के करीब जो है मुहाजिरीन को एक्सेप्ट किया था। उस वक़्त बड़े यहाँ पे एंजेला मेर्केल थी उस वक़्त यहाँ पे जर्मन चांसलर। तो ये उनके इस इक़दाम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की उन्होंने भारी कीमत भी अदा की, मगर वो अपने इस फ़ैसले पर कायम रहीं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया है और मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं लूँगी। तो मैं उन इस इन सारे मामलात की वज़ह से उनकी मकबूलियत में भी यहाँ पे कमी हुई। मगर हमने देखा कि वो उनका जो स्टांस था, जो उनका फ़ैसला था, वो बड़ा अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। यहाँ पे जर्मनी को अगर हम देखते हैं
अगर थॉरली स्टडी किया जाए तो जर्मनी में यंग लोगों की बड़ी कमी है, जो सड़कों पे काम करने के लिए या इस तरह के लोग जो हैं, वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो जो शाम से मुहाजिरीन आए थे, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो थी, वो यंग नौजवानों पर मुश्तमिल थी। तो मेरे ख्याल से उनके आने के बाद जर्मनी का ये मामला बड़ी अच्छे तरीके से हल हुआ। मगर इस चीज़ पे पॉलिटिक्स बड़े सालों से हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो करती हैं कि ये जो मुहाजिरीन हैं, ये तो सारे मुल्क को खा जाएँगे या तबाह कर देंगे, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मगर अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि अभी जो है फिर से जर्मन गवर्नमेंट जो है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नज़र आती है। क्योंकि वो समझते हैं, इस हवाले से मेरे ख्याल से सारे यूरोपीय ममालिक भी एक-दूसरे से राब्ते में हैं कि ये जो मुहाजिरीन हैं, इनको किस तरह आबादकारी इनकी की जाए। तो जर्मनी भी जो है पीछे नहीं नज़र आता इन सारे मामलात में। वो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नज़र आता है। जी, जी। जी, ये उनकी वाक़ई आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्ज़िया फरमाया कि उनको उस वक़्त क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन जैसा कि इस वक़्त आप फरमा रहे हैं कि बाद में तारीख़ ने ये साबित किया कि वो जो शामी मुहाजिरीन थे, वो जर्मन के लिए बहुत ही कारआमद साबित हुए और इसमें जर्मन की जो सेटलमेंट की पॉलिसी थी कि उनको किधर लाना है, किस सेंटर्स में रखना है, कैटेगरीज़ वाइज़ उनको कैसे तक़सीम करना है और उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो आपने फरमाया कि इस दफ़ा भी जर्मन उनको मतलब उनको कबूल करने के लिए तैयार है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दौरा किया है, अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल से हमारी आज की जो डिबेट है, आज की गुफ्तगू है, इसको हम इंटरनेशनल लेवल से कन्वर्ट करते हैं ज़रा पाकिस्तान नेशनल लेवल पर। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उस वक़्त मॉस्को में मौजूद थे, जिस वक़्त ये इस जंग की इब्तिदा हुई। तो इस हवाले से काफ़ी खबरें पाई जाती हैं, काफ़ी खबरों से मुराद ये खबर भी पाई जाती है कि उन्होंने रशिया ने एक एज़ ए इसको क्या कहें कि कैमोफ्लेज यूज़ किया कि कोई भी मुल्क उस वक़्त कोई बिग एक्टिविटी या वार की इब्तिदा नहीं करता जब कोई गैर मुल्की सरबराह उसकी सरज़मीन पे मौजूद हो और दौरे पर हो। और इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके इस दौरे को बाज़ लोग तो बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ जो बड़ी अच्छी नज़र से देख रहा है, क्योंकि यूनि पावर वर्ल्ड से ये अब दोबारा कसीरुल जहदी ये दुनिया बनने जा रही है, इसमें दोबारा कैंप्स कायम हो रहे हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि जो पाकिस्तान ने इस दफ़ा इस तरह उस तरह खुल के साथ नहीं दिया मगरब का और अमेरिका का आँखें बंद करके एक ही कॉल पे हम लेट नहीं गए, तो आप इस को कैसे देखते हैं कि आया ये आने वाले वक़्त में हमारे मुल्क के लिए अच्छा शगुन साबित होगा या जो पहले था डू मोर वाली वही पॉलिसी बेहतर थी? जी, जैसा देखिए दुनिया जो है इस वक़्त तगय्युरात से गुज़र रही है। दुनिया भर में ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे अमेरिकन ब्लॉक है, चाइना और रशिया का ब्लॉक है। तो मेरे ख़्याल से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा था, वो पहले से तयशुदा था। जी। अभी हमने जो देख लिया है कि हमने सोवियत यूनियन में जो हमारा किरदार रहा, जो हमने किरदार अदा किया, जिस तरह उससे हमने क्या हासिल किया? वो भी हमारे सामने है। हमने अमेरिका का आलाकार बन के देख लिया, उससे भी हमें क्या मिला। मगर मेरे ख़्याल से ये जो दौरे के हवाले से मैं समझता हूँ कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा टाइमिंग कुछ ऐसी वो अनफॉर्चुनेट बन गई, मगर ये पहले से प्लान्ड था सारा सिलसिला। उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस होनी थी, ट्रेड एंड इस तरह की सारी चीज़ें, मगर जो कि अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन की वजह से ना बन सकी। मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि अगर हमें बड़ा सोच समझ के इस हवाले से फ़ैसला करना चाहिए कि हमें किस ब्लॉक में जाना चाहिए। देखिए 2 ब्लॉक हैं, इसमें जिस तरह यूरोपियन ब्लॉक है या अमेरिकन ब्लॉक है, इसमें हमारी बहुत सारी ट्रेड इन्वॉल्व है यहाँ पे। हम यूरोप के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसी तरह अमेरिका के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह अब रशिया है और चाइना है। अब वो देखिए कि हमारा सी-पैक का मामला है, वहाँ पे सी-पैक बन रहा है, इतनी सारी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। रशिया हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें सारी सोवियत यूनियन को भुला के। तो मैं समझता हूँ कि
इन सारे मामलात में हमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, बड़ा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने की बजाय जो है, जिस तरह अभी आप देखें कि जो रशिया वोटिंग के हवाले से जो है, वो 35 मुल्कों ने उसमें जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा न्यूट्रल रह के चलना इन हालात में मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ। जी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और ज़ाविये से भी आपसे बात करना चाहूँगा। वो बात यही है, लेकिन उसका थोड़ा-सा एंगल, जैसा ही आपने देखा और हमने भी देखा, जिन लोगों की हालात हाज़िरा पे नज़र है, हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान ने अपने जैसे आपने कहा कि न्यूट्रल होकर रहने की कोशिश की, अभी हमने किसी तरह झुकाव भी ज़ाहिर नहीं किया। उसके जो असरात हैं या उसके नुकसानात हैं, वो हमें फ़ौरन ही देखने को मिल गए। एक तो इक़्तिसादी नुकसान हुआ कि स्टेट बैंक को एक भारी जुर्माना अमेरिका ने ऐड कर दिया। दूसरा उसका ये हमने देखा कि जैसे ये हुआ तो सानहे पेशावर हो गया। पेशावर में बम ब्लास्ट हो गया। यानी ख़वारिज और जो शरपसंद अनासर थे, उन्होंने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसा लगता है कि बाज़ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें तंग करके या बज़ोर बाज़ू न्यूट्रल रहने नहीं देना चाह रही। और इसके साथ-साथ ही हमने एक और भी बहुत बड़ी तब्दीली देखी, जिससे मेरा तो दिल बहुत ही ज़्यादा उकताया हुआ है कि साथ ही पाकिस्तान में ये लॉन्ग मार्चेज़ और ये अदम एतमाद और ऐसी तहरीकें शुरू हो गई। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर हवाले से एक कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप क्या महसूस करते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत आया इस सह तरफ़ा या चौमुखी जंग लड़ सकेंगे, या ये सह तरफ़ा दबाव बर्दाश्त कर जाएँगे? जी, दबाव तो अभी आप देखेंगे चंद दिन पहले जिस तरह यूरोपीय यूनियन के सदर ने वो एक खत लिखकर पाकिस्तान को कहा है कि इस जो है रशिया को कंडेम किया जाए या उस हवाले से आप को बात करें। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रेशर है जो इस वक़्त पाकिस्तान पे आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हम अगर अब जैसा अपने माज़ी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। माज़ी में हम देख लें, हम ब्लॉक्स का हिस्सा रहे हैं और उन ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद हमने कितनी भारी कीमत चुकाई है इस हवाले से। तो मेरे ख़्याल से मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। एक्चुअली हमारी इस हवाले से समझता हूँ कि मौसर सफारतकारी होनी चाहिए। हर मुल्क अपने जो मफादात है वो देख के आगे बढ़ता है, ना कि बिलावजह किसी की बयानबाज़ी या वैसे मतलब किसी को सपोर्ट करके। हमें अपना मफाद अज़ीज़ होना चाहिए कि हमारा मफाद किस चीज़ में है। अब देखिए कि किस तरह हम यूरोपीय यूनियन को या अमेरिका को किस तरह नाराज़ करते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी इतनी सारी ट्रेड है और जीएसपी प्लस वाला मामला आपको पता है कि वो भी जो है इस हवाले से थोड़ा-सा लटका हुआ है। तो हमारी बड़ी सारी ट्रेड यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसी तरह हम अपना वो सीपैक वाला मामला या चाइना रशिया वाला जो मामला है, वो कैसे खराब कर सकते हैं? ये चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करके हमें मौसर सफारतकारी जो है, इस हवाले से करनी चाहिए। दुनिया को समझाना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी चीज़ें क्या हैं। हम आपके साथ हर लिहाज से आपके साथ हैं, मगर कुछ हमारे भी चीज़ें हैं, जो कि आपको देखनी चाहिए। हम अपना नुकसान करके कैसे जो है किसी ब्लॉक का या किसी तरफ जा सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, एक और तरफ आपको मैं लेके जाना चाहूँगा। ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, ये इनका एक जो आलमी ताकतें हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये उनका एक हथियार है कि जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आया रूस के साथ, जैसे अभी आपने भी फरमाया, चाइना का भी इंटरेस्ट है और 35 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। 35 ममालिक तो ये वो हो गए जो तकरीबन कह लें कि खुल के सामने आ गए। कोई नेगेटिव सेंस में सामने नहीं आए। मतलब इन सब ममालिक का यही है कि भई पीस नो वार, वार ना करें, पीस के साथ, अमन के साथ, डायलॉग के साथ बात करें। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इतने ज़्यादा मतलब बड़े मुल्क को और उसके इत्तेहादियों को और उसके नीम इत्तेहादियों को
इत्तेहादियों को और नीम इत्तेहादियों को। आया ये पाबंदियां, मतलब एक हद होती है ना किसी चीज पे, एक पाबंदी या किसी बंदे को मजबूर करने की हद होती है किसी कौम को, फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज में, अपने वसाइल में जिंदा रहना सीख जाते हैं। ठीक है, रशिया को ये तो कोई मसला नहीं कि उसने कहीं से लोहा लेने जाना है, रशिया को ये भी कोई मसला नहीं कि गैस या ऑयल उसने कहीं से लेके जाना है, लेके लेने जाना है। रशिया को ये भी मसला नहीं है कि उसने आर्म कहीं से खरीदने हैं, रशिया को रकबे का भी कोई मसला नहीं है। रशिया को एज सच कि जिससे वो कहे कि वो टीटवा दबाएंगे तो वो सरनगू हो जाएगा, ऐसा तो कोई मसला नहीं। तो इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि पुतिन का लहजा सख्त से सख्त होता जा रहा है। तो आपके यानी मैं तो इस सेंस में हूं कि इसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए, और वो एक इस वक्त बिखरा हुआ भैंसा है, तो उसको लाल रुमाल ना दिखाया जाए। आप क्या देखते हैं कि ये रशिया पे पाबंदी, नुकसान तो दो तरफा हो रहा है, ये नहीं कि रशिया का हो रहा है और यूरोप का नहीं हो रहा। मेरे सवाल करने का असल मकसद ये है कि ये उसको और नर्वस किया जा रहा है, उसको और गुस्सा दिलाया जा रहा है। आया इसका कोई पॉजिटिव सेंस, यानी वो मजबूर हो जाएगा या वो मजबूर नहीं होगा? जी, बहुत ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका चॉइस ऑफ सवाल है। बेसिकली उसको मैं समझता हूँ उकसाया जा रहा है इन सारे मामलात पे करने के लिए ना। अब देखिए उन्होंने जो मगरब ने उस पे पाबंदियाँ लगाई हैं वो क्या हैं? रूस की मईशत के हवाले से हैं, मालियाती इदारों के हवाले से पाबंदियाँ हैं, बैंकों की अदायगी के निज़ाम का जो आलमी निज़ाम है स्विफ्ट, उस हवाले से उसको अलहदा कर दिया गया है। जी उसकी जी। फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। रूसी जो मेंबरान पार्लियामेंट है उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बंद कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से आप जिस तरफ हमारे ना ये दोनों तरफ नुकसान है। यूरोप को जो गैस और ये तेल का जो बहरान का इस वक़्त सामना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम भी देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर रशिया से ही आती है। तो ये संगीन किस्म के इस वक़्त यूरोप जो है वो तेल और गैस के बहरान का शिकार है। ये ज़्यादा देर इस तरह चल नहीं सकेगा पूरी, क्योंकि आप देखिए कि 139 डॉलर फी बैरल इस वक़्त जो है इससे भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है तेल की दुनिया में। तो मेरे ख्याल से उसको उकसाया जा रहा है इन सारे मामलात में, मगर वो एंड इफ़ेक्ट यही है कि मुज़ाकरात की टेबल पे इनको बैठना चाहिए। ये सारे पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है और सारे जो मुल्क हैं वो यही कह रहे हैं कि एक टेबल पे बैठ के जो है मुज़ाकरात करने चाहिए। मगर हम देखते हैं कि रशिया का भी मौक़िफ़ है, वो भी कहते हैं कि जब तक ये गैर मुसल्लह नहीं हो जाते, उस वक़्त तक हम जो है वो अपने हमले जारी रखेंगे। तो बेसिकली यही है कि मतलब उनको उसको उकसाने की बजाय, उसको इस तरह की चीज़ें करने की बजाय डायलॉग करने चाहिए, उनके साथ किस तरह ये जंग को ख़ात्मा किया जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं, हर रोज़ हमें खबरों में नज़र आता है कि लाखों की तादाद में मुहाजिरीन जो हैं, सख्त सर्दी के मौसम में बच्चों समेत जो है वो यूरोप की तरफ या दूसरे मुल्कों की तरफ वो रवां-दवां हैं। ये सूरत-ए-हाल इंतहाई तकलीफ़देह है और मेरे ख़्याल से अ, इसको डायलॉग के ज़रिए ही इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। जी, महाजरीन की आपने बात की, इसमें बाज सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी देखने में आई हैं, जो पाकिस्तानी सफारतखाना है पोलैंड में, वो जहाँ पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत कर रहा है, वहाँ जो पोलैंड में दाखिल हो गए हैं भारतीय इंडियन स्टूडेंट, उनको भी सहूलियात फराहम कर रहा है, रिहाइश फराहम कर रहा है, और खाना पीना जो भी हंगामी हालात में होता है, यही चीजें होती हैं। तो इस हवाले से जैसे पहले बात हुई हमारी कि सफारतकारी करनी चाहिए। हमने देखा कि हर मौके पे पाकिस्तान जो है, भारत की, जैसे कुछ अर्सा 2-3 साल कबल वो एक जहाज का मामला हुआ था, तो उसमें पाकिस्तानी और इंडियन कैदी दोनों मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने जहां पाकिस्तानी कैदी रिकवर किए तवान दे के, वहीं तवान दे के इंडियन कैदियों को भी छुड़ाया। तो इससे आप देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी डेवलप होगा, और जो हमारा मीडिया है, बिल्कुल सोशल मीडिया, इसको भी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज डेवलप करने में कोई किरदार अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा जो सब इस तरह है कि यूरोप में ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इमेज हमेशा से बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, जब उस पे आपको इस तरह का मुल्क दिखाया जाएगा जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, तो लोग वही देखेंगे।
मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ या दूसरे लोग काम कर रहे हैं, हमें सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि यहाँ पे यूरोप में रहते हुए हम पाकिस्तान का जो पॉज़िटिव इमेज है उसको उजागर करें, किसी भी हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, अपनी तहरीर से, अपनी ज़ुबान से। तो अभी इस तरह की ढेरों मिसालें आपको दी जा सकती हैं, जिस तरह पोलैंड की आपने मिसाल दी या जिस तरह वो माहीगीरों को छुड़ाने के मामलात हैं। पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल से हमेशा फ़राख़-दिली का मुज़ाहिरा किया है। अब मेरे ख़्याल से पाकिस्तान इंडिया के साथ हमेशा, अब ये इश्यू आपने छेड़ ही दिया है, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के साथ बड़े ही इस हवाले से बात की है कि डायलॉग बेस्ड बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का इंडिया के साथ मेरे ख़्याल से कोई इश्यू नहीं है, सिवाय मसला कश्मीर के। वो मसला कश्मीर एक जेन्युइन इश्यू है। उसमें ना कोई पाकिस्तान का है, ना कोई इंडिया का है। वो मेरे ख़्याल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस मसले को हल होना चाहिए। इसका तो एक सिंपल सा, वो पाकिस्तान ने हमेशा ही स्टांस लिया है। मगर आप देखिए कि वो जब 370 का उन्होंने खात्मा किया और उसको अपने इंडिया में ज़म कर लिया, ये तो एक इंतहाई एक्सट्रीम किस्म का स्टेप है इंडिया की तरफ से। और जिस तरह की वहाँ पे इंडियन मीडिया पे या इंडियन चैनल्स आप खुदा ना खास्ता कभी देख लें, तो वहाँ पे जिस तरह की पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ज़ुबान इस्तेमाल होती है, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान, हम बहैसियत पाकिस्तानी खुले दिल के मालिक हैं। हमें इन चीज़ों को हमेशा से देखते हैं कि यार कोई भी बात है उसको डायलॉग से हल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो। इवन कि इंडिया समझा जाता है दुश्मन मुल्क है, मगर पाकिस्तान ने हमेशा खुले दिल का मुज़ाहिरा किया है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो असल इमेज है, यहाँ पे दिखाने की सख्त ज़रूरत है यूरोप में कि पाकिस्तानी दरअसल इतने खुले दिल के मालिक हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मिर्ज़ा साहब ये देखें ना, फिर बातों में बात आ गई कि अब कहते हैं कि जो कोई भी पैमाना होता है, तराजू होता है, कोई भी पैमाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर है, कि 1 मीटर, वो मीटर क्यों ज़रूरी है? ताकि वो तनाज़े को हल कर सके। कोई भी पैमाना होता है वो तनाज़े को हल करता है। किलो होता है, मैं आपको कहता हूँ ये 1 किलो है, आप कहते हैं नहीं है। उसका तनाज़े का हल तो यही है कि उसको बाट पे रख के, उसको तराजू पे रख के तौल दिया जाए, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। बेशक। तो जब इसने 370 खत्म करके ज़म किया कश्मीर को, तो उस वक़्त यही दुनिया की ताकतें थी, तो उन्होंने उसको फ्री हैंड दिया और उसको कुछ नहीं किया। अब वही कुछ रूस कर रहा है अपने अंदाज़ में। अब ये लोग शोर-ओ-गुल बर्पा कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वो ज़ुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए जो एतदाल का रास्ता है, जो कि हक सच का, इंसाफ का रास्ता है, एक पैमाना, एक तराजू है, उसको कायम रखना चाहिए। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिर में सिर्फ़ एक और सवाल करूँगा, फिर प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जाएँगे। बाज़ इत्तलात के मुताबिक के स्वीडन ने जब कुछ फ़ौजी गाड़ियों की हरकत उसने सैटेलाइट से यूएसएसआर यानी रूस ने नोट की, तो उसने 2 अपने जो शिप हैं, वो स्वीडन के करीब भी लंगर-अंदाज कर दिए हैं। इसके अलावा 2 जो हेलीकॉप्टर हैं, वो रोमानिया के भी रूस ने तबाह किए हैं। जब तीसरा उनकी लाशों को और ज़ख्मियों को रिकवर करने के लिए गया, तो उसको उन्होंने उतार लिया, उसको तबाह नहीं किया। सवाल मेरा ये है, ये सारा सिनेरियो पेश करने के बाद, कि आया खुदा ना खास्ता आया हम किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर ये तनाज़ा हल नहीं होता और मज़ीद मुल्क इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो रशिया जौहरी हमले की भी धमकी दे चुका है। तो हमने आज तक देखा है कि उसने जो कहा है, वो उसने करके दिखाया है। मेरा ज़ाती ख़्याल ये था कि ये सिर्फ़ मसल ही दिखा रहा है, ये यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन वो भी हो गया। फिर हमने ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर भी देखी है सोशल मीडिया में कि जिसमें वो उसके यूनिट्स जो हैं एटमी, वो 20-20, 25-25 हज़ार किलोमीटर वाले वो मिसाइल भी मुतहर्रिक हैं। आप कैसे देखते हैं कि ये तनाज़ा अगर आने वाले दिनों में हल नहीं होता, तो ये तनाज़ा क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल अख्तियार कर लेगा? जो सब नेटो की जो शिक नंबर 5 है, उसमें ये लिखा गया है कि किसी नेटो ममालिक के जो उसके रुकन हैं, उस पे किसी मुल्क पे हमला होता है, तो सारे जो रुकन ममालिक हैं, मिलकर जो है, वो उसका दिफ़ा करते हैं। तो मेरे ख़्याल से यूक्रेन जो नेटो ममालिक में अभी शामिल नहीं है। नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी मुल्क ने भी, यूरोपीय मुल्क में या किसी और मुल्क में वहाँ पे डायरेक्ट जाके लड़ नहीं रहे हैं। बेशक उन्होंने असला दिया है इस हवाले से, मगर मुझे नहीं लगता कि
خدا نخواستہ یہ معاملات جو ہیں کسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلے جائیں گے۔ معاملات سنگین ہیں، یہ مطلب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جب صدر پیوٹن نے وہ اس حوالے سے اپنے جو ادارہ ہے اس کو تیار رہنے کا حکم دیا، پھر یہ لوگ بڑے محتاط ہو گئے، یورپ بھی محتاط ہو گیا، امریکہ نے بھی بڑا محتاط رویہ اپنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو معاملات ہیں وہ کسی تھرڈ ورلڈ وار یا اس طرح کی ورلڈ سچویشن کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اگر ڈیٹیل یہاں پہ ہم نکال کے دیکھیں تو تقریباً 6500 کے قریب جو ہے ان کے پاس ہیں سارے جی جی جوہری ہتھیار رشیا کے پاس، اور 5500 کے قریب جو ہیں وہ امریکہ کے پاس۔ یہ دو ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ ہتھیار موجود ہیں۔ تو اس سنجیدگی کا میرے خیال سے ساری دنیا کو علم ہے، یورپی یونین کو بھی خاص طور پہ علم ہے، تو مجھے نہیں لگتا خدا نخواستہ جو ہے معاملات کسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائیں گے۔ لیکن اقتصادی جو بدحالی ہے وہ ضرور آئے گی۔ ہمارا جو یو کے میں پیٹرول تھا یہ 1.4 سم تھنگ تھا، 1.41 1.43 مختلف، اب یہ ایک ہفتے میں رائز ہو کے 157 یعنی 20 جو پینیز ہیں وہ پر لیٹر کا اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو کیونکہ یہ اسٹرانگ رکھتا ہے اکنامک صورتحال، تو انہوں نے فوراً ہی کچھ اعلانات بھی کیے ہیں کہ ہم اس کو ریلیف دیں گے لوگوں کو۔ تو یہ اقتصادی بدحالی کی طرف تو اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو یہ جائے گا۔ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جو صاحب، مطلب اب میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا کہ تیل اور گیس کا دنیا میں سب سے بڑا سورس ہی یہی ہے، اور اس کی جس طرح آپ سچویشن بتا رہے ہیں وہاں پہ تیل کی، سیم جرمنی بھی یہاں پہ ہے۔ لوگ مطلب حیران ہیں کہ مطلب کبھی ہم نے زندگی میں اتنی تیل کی قیمتیں بڑھتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں۔ تو یہ ایک سنگینی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ صرف تیل ہی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جرمنی میں خاص طور پہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ یہ کسی سٹور میں آپ چلے جائیں تو قیمتیں جو ہیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جو معاشی طور پہ یورپ بہت ڈسٹرب ہوگا یہ اگر جنگ طوالت پکڑتی ہے۔ بیسیکلی پھر وہی بات آ جاتی ہے جو صاحب کہ سب کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے، ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے، اس کا جو سفارتی حل ہے وہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو اپنے اپنے معاملات ہیں ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر ہی میرے خیال سے کوئی بہتری کی کوئی سچویشن نکل سکے گی۔ مرزا روہیل صاحب بہت بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے جیسے آپ کی ہر معاملے پہ گرفت ہے اور آپ نے بہت ہی ٹائم نکالا، اگر ہم گفتگو کا سلسلہ مزید بھی طویل کریں تو آپ کافی اچھے طریقے سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اردو زبان میں سوشل میڈیا پہ آپ کو جنگ کے محرکات کیا محرک تھے جن کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، اس کی طوالت کی شکل میں کیا کیا نقصانات ہوں گے، اور موجودہ صورتحال کیا ہے، مہاجرین کی صورتحال کیا ہوگی، اس سب چیزوں سے آپ کو آپ کی اپنی زبان اردو میں آگاہ کیا جائے۔ گو کہ بہت مختلف سائڈیں ہیں، لیکن بعض لوگ مثلا جرمن میں وہ جرمن زبان پہ اتنا عبور نہیں رکھتے، اٹلی میں وہ اٹالین پہ اتنا عبور نہیں رکھتے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ تو گفتگو کا اختتام میں اپنے ایک شعر پہ کروں گا۔ فلک پہ حضرت انسان کی آمد کا ہے شہرا، فلک پہ حضرت انسان کی آمد کا ہے شہرا، مسجود ملائک ہو زمیں کی خبر کرو۔ بڑی طاقتوں نے فلک پہ مریخ تک اپنی پہنچ بنا لی اور ادھر اپنے مدار بیچ لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن حضرت انسان یہ بھول گیا کہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس کو امن کی ضرورت ہے۔ اس میں جتنی بھی ہم تباہی کریں گے، اقتصادی صورتحال یا انسانی جانوں کا زیاں، وہ تو بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑی کمی ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر جو دنیا کو، پوری دنیا کو اس وقت سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ کا، ماحولیاتی تبدیلیوں کا۔ اصل میں اس جنگ کا ایک رخ پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے، یہ بھی ہے کہ یہ جنگ جان بوجھ کے روس پہ مسلط کی گئی، اس کو اشتعال دلایا گیا تاکہ امریکن گیس کو یورپین منڈیوں تک رسائی دی جا سکے۔
उसको हर बंदे को, हर मुल्क को कारोबार करने का पूरा इख्तियार हासिल है, हक हासिल है। लेकिन जो साइंसदान बताते हैं कि उस गैस की जो खासियत है उसमें ये है कि वो कुदरती गैस नहीं है, उसको बड़ी प्रेशर के साथ माया में कन्वर्ट करके, मुझे अब नाम भूल है, LHP ऐसा कोई नाम है उसका, उसमें को माया में कन्वर्ट करके जब जलाया जाता है तो मीथेन गैस पैदा होती है, जो माहौल के लिए नहायत नुकसानदेह है। तो जो भी हमसे मुराद हम इंसान जो भी गोलाबारी कर रहे हैं या बम के धमाके कर रहे हैं या लोग मर रहे हैं, ये जंगलात में आग लग रही है, ये सब चीजें जो है हमारी इस जमीन के लिए नहायत नुकसानदेह है। हमने ये भी देखा कि जो हमारे ज़हनों में पहले उबहम था कि ये लोग एंटी इस्लाम हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। हमने ये देखा कि ये जो जंग है या जो ये सियासत होती है, इसके सीने में दिल नहीं होता। ये किसी को भी नहीं देखती कि ये बंदा कौन है, इसका दीन क्या है, इसका मज़हब क्या है। तो हमारे बिल्कुल एहतियात के साथ पाकिस्तान को भी जैसे वो चल रहा है न्यूट्रल रहते हुए, दुनिया में नई सफ बंदियां हो रही हैं, अपने तलकात को, अपने मामलात को देखते हुए तलकात बनाने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गुफ्तगू करते रहेंगे। तो मुझे और मेरे मेहमान मिर्ज़ा रुहेल साहब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।